न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांजा में भीषण बमबारी में बीच इजराइल का अहम फैसला। आसमान में निगरान बनने से पहले ही इसरो का मेहनती गोला फेल। ऑपरेशन सिंदूर में फेल हुए चीनी हथियार, दौड़े दौड़े चीन जा रहे पाकिस्तानी विदेश मंत्री। भारत की धनुष मिसाइल के सामने टिक पाएंगे बिलावल भुट्टो। अब खबरें विस्तार से। गाजा में भीषण बमबारी के बीच इजराइल का अहम फैसला। फिलिस्तीनियों और हमास को मिलेंगी राहत। इजराइल ने 11 हफ्ते लंबी नाकाबंदी के बाद गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है। ये फैसला गाजा में खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद लिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भूखमरी का संकट गाजा में इजराइल के नए सैन्य अभियान को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में उनकी कैबिनेट ने करीब 23 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में भोजन जैसी सीमित बुनियादी मदद की अनुमति देने का फैसला लिया है। भीषण हमलों के बीच इजराइल के इस फैसले से गाजावासियों और हमास को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मदद रोके जाने की वजह से गाजा में मानवीय संकट गहराया हुआ है। इजराइल ने मदद को गाजा में प्रवेश की अनुमति देने की बात कही है, लेकिन सहायता कब और कैसे जाएंगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। गाजा जाने वाली सहायता की देखरेख करने वाली इजराइल सेना की संस्था ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। हालांकि नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल यह सुनिश्चित करेगा कि सहायता हमास तक ना पहुंचे। इजराइल ने मार्च के शुरू में ही गाजा में नाकेबंदी करते हुए यहां पहुंचने वाले भोजन, दवा और दूसरी बुनियादी सप्लाई काट दी थी। इजराइल ने इसे हमास पर युद्ध विराम शर्तों को स्वीकार करने का दबाव डालने का एक तरीका कहा था। हालांकि युद्ध विराम नहीं हो सका और इजराइल ने हमले फिर से शुरू कर दिए। मार्च से ही इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। ये हमले हालिया दिनों में काफी भीषण रूप से चुके हैं। खतरे में दोनों पक्षों में युद्ध विराम पर बातचीत का भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद से यानी बीते करीब 3 महीने में गाजा में 3000 लोग मारे गए। गाजा में इस शनिवार को रविवार को ही इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी शहर खान यूनिस में ही 48 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये हमले विस्थापित लोगों के घरों और तंबुओं पर हुए। ऐसे इसमें मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल हमास के बीच लंबे समय से जारी तनाव और हिंसा के बीच गाजा में स्थायी शांति की उम्मीदें एक बार फिर से जागी। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे मिस्र और कतर ने अब तक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसे कई स्तरों पर बड़ा और दूरगामी माना जा रहा है। फिलिस्तीनियों और हमास को मिलेंगी राहत। इजराइल ने 11 हफ्ते लंबी नाकाबंदी के बाद गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है। ये फैसला गाजा में खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद लिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भूखमरी का संकट गाजा में इजराइल के नए सैन्य अभियान को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में उनकी कैबिनेट ने करीब 23 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में भोजन जैसी सीमित बुनियादी मदद की अनुमति देने का फैसला लिया है। भीषण हमलों के बीच इजराइल के इस फैसले से गाजावासियों और हमास को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मदद रोके जाने की वजह से गाजा में मानवीय संकट गहराया हुआ है। इजराइल ने मदद को गाजा में प्रवेश की अनुमति देने की बात कही है, लेकिन सहायता कब और कैसे जाएंगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। गाजा जाने वाली सहायता की देखरेख करने वाली इजराइल सेना की संस्था ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। हालांकि नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल यह सुनिश्चित करेगा कि सहायता हमास तक ना पहुंचे। इजराइल ने मार्च के शुरू में ही गाजा में नाकेबंदी करते हुए यहां पहुंचने वाले भोजन, दवा और दूसरी बुनियादी सप्लाई काट दी थी। इजराइल ने इसे हमास पर युद्ध विराम शर्तों को स्वीकार करने का दबाव डालने का एक तरीका कहा था। हालांकि युद्ध विराम नहीं हो सका और इजराइल ने हमले फिर से शुरू कर दिए। मार्च से ही इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। ये हमले हालिया दिनों में काफी भीषण रूप से चुके हैं। खतरे में दोनों पक्षों में युद्ध विराम पर बातचीत का भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद से यानी बीते करीब 3 महीने में गाजा में 3000 लोग मारे गए। गाजा में इस शनिवार को रविवार को ही इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी शहर खान यूनिस में ही 48 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
ये हमले विस्थापित लोगों के घरों और तंबुओं पर हुए। ऐसे इसमें मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल हमास के बीच लंबे समय से जारी तनाव और हिंसा के बीच गाजा में स्थायी शांति की उम्मीदें एक बार फिर से जागी। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे मिस्र और कतर ने अब तक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसे कई स्तरों पर बड़ा और दूरगामी माना जा रहा है। फिलिस्तीनियों और हमास को मिलेंगी राहत। इजराइल ने 11 हफ्ते लंबी नाकाबंदी के बाद गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की है। ये फैसला गाजा में खाद्य सुरक्षा पर वैश्विक विशेषज्ञों की चेतावनी के बाद लिया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि भूखमरी का संकट गाजा में इजराइल के नए सैन्य अभियान को खतरे में डाल सकता है। ऐसे में उनकी कैबिनेट ने करीब 23 लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र में भोजन जैसी सीमित बुनियादी मदद की अनुमति देने का फैसला लिया है। भीषण हमलों के बीच इजराइल के इस फैसले से गाजावासियों और हमास को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि मदद रोके जाने की वजह से गाजा में मानवीय संकट गहराया हुआ है। इजराइल ने मदद को गाजा में प्रवेश की अनुमति देने की बात कही है, लेकिन सहायता कब और कैसे जाएंगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। गाजा जाने वाली सहायता की देखरेख करने वाली इजराइल सेना की संस्था ने इस पर टिप्पणी नहीं की है। हालांकि नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि इजराइल यह सुनिश्चित करेगा कि सहायता हमास तक ना पहुंचे। इजराइल ने मार्च के शुरू में ही गाजा में नाकेबंदी करते हुए यहां पहुंचने वाले भोजन, दवा और दूसरी बुनियादी सप्लाई काट दी थी। इजराइल ने इसे हमास पर युद्ध विराम शर्तों को स्वीकार करने का दबाव डालने का एक तरीका कहा था। हालांकि युद्ध विराम नहीं हो सका और इजराइल ने हमले फिर से शुरू कर दिए। मार्च से ही इजराइल लगातार गाजा में हमले कर रहा है। ये हमले हालिया दिनों में काफी भीषण रूप से चुके हैं। खतरे में दोनों पक्षों में युद्ध विराम पर बातचीत का भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध विराम खत्म होने के बाद से यानी बीते करीब 3 महीने में गाजा में 3000 लोग मारे गए। गाजा में इस शनिवार को रविवार को ही इजराइल के हवाई हमलों में कम से कम 103 लोगों की मौत हो गई। दक्षिणी शहर खान यूनिस में ये 48 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये हमले विस्थापित लोगों के घरों और तंबुओं पर हुए। ऐसे इसमें मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इजराइल हमास के बीच लंबे समय से जारी तनाव और हिंसा के बीच गाजा में स्थायी शांति की उम्मीदें एक बार फिर से जागी। दरअसल इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे मिस्र और कतर ने अब तक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसे कई स्तरों पर बड़ा और दूरगामी माना जा रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आसमान ने निगाहबान बनने से पहले ही इसरो का मेहनती घोड़ा फेल, लेकिन करेगा मजबूत वापसी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील इसरो का एक भरोसेमंद रॉकेट है। इसने मंगल और चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजने में मदद की है। ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का आधार रहा है। इसकी सफलता की दर दुनिया के सबसे अच्छे रॉकेट से भी बेहतर है, इसलिए इसे इसरो का वर्कहॉर्स मानी मेहनती घोड़ा कहा जाता है। ये रॉकेट अक्सर यह कहावत गलत साबित करता है कि रॉकेट साइंस मुश्किल है और रॉकेट फेल हो जाते हैं। PSLV बहुत कम फेल होता है। इसके सॉलिड स्टेज में गड़बड़ी होना तो और भी दुर्लभ है। सॉलिड स्टेज PSLV का सबसे भरोसेमंद सिस्टम है। रविवार से पहले इसकी सफलता की दर 95.2% थी, अब यह 93.7% हो गई है। फिर भी यह शायद किसी भी अन्य रॉकेट से बेहतर है जिसने PSLV जितनी उड़ानें भरी है। कुल मिलाकर PSLV ने 63 मिशन किए हैं। इनमें से 3 ये सैटेलाइट को कक्षा में नहीं पहुंचा पाया। एक मिशन में 1997 में इसने सैटेलाइट को योजना से कम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। अंतरिक्ष में जरा सी भी लापरवाही नहीं चलती, इसलिए रविवार की असफलता भले ही यह दुर्लभ हो, भारत के लिए एक झटका है। इसका असर आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकता है। PSLV की खासियत यह है कि यह सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा, सूर्य समकालिक कक्षा और यहाँ तक कि भूस्थिर कक्षा में भी स्थापित कर सकता है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। PSLV ने इसरो द्वारा किए गए कुल लॉन्च मिशनों में 60% से अधिक का योगदान दिया है। इसकी विश्वसनीयता और लचीलेपन से इन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। इसरो सार्वजनिक पूर्वक जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो घटकों का प्रक्रियाओं पर पुनः प्रमाणीकरण करेगा। लॉन्च विफलता है अंतरिक्ष खोज में एक अंतर्निहित जोखिम है, लेकिन इसरो के पास विफलताओं से उभरने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे वो PSLV से पहले लॉन्च वाहन हो या बाद में GSLV रॉकेट या GSAT 6A जैसे सैटेलाइट मिशन, इसरो के पास
पास विफलता के बाद सफलता प्राप्त करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग में विफलता का विश्लेषण किया गया और चंद्रयान 3 के दौरान अत्यंत सटीकता के साथ सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की गई। इसरो ने बार बार ये साबित किया है कि वह असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ सकता है। इसरो का मानना है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील इसरो का एक भरोसेमंद रॉकेट है। इसने मंगल और चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजने में मदद की है। ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का आधार रहा है। इसकी सफलता की दर दुनिया के सबसे अच्छे रॉकेट से भी बेहतर है, इसलिए इसे इसरो का वर्कहॉर्स मानी मेहनती घोड़ा कहा जाता है। ये रॉकेट अक्सर यह कहावत गलत साबित करता है कि रॉकेट साइंस मुश्किल है और रॉकेट फेल हो जाते हैं। PSLV बहुत कम फेल होता है। इसके सॉलिड स्टेज में गड़बड़ी होना तो और भी दुर्लभ है। सॉलिड स्टेज PSLV का सबसे भरोसेमंद सिस्टम है। रविवार से पहले इसकी सफलता की दर 95.2% थी, अब यह 93.7% हो गई है। फिर भी यह शायद किसी भी अन्य रॉकेट से बेहतर है जिसने PSLV जितनी उड़ानें भरी है। कुल मिलाकर PSLV ने 63 मिशन किए हैं। इनमें से 3 ये सैटेलाइट को कक्षा में नहीं पहुंचा पाया। एक मिशन में 1997 में इसने सैटेलाइट को योजना से कम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। अंतरिक्ष में जरा सी भी लापरवाही नहीं चलती, इसलिए रविवार की असफलता भले ही यह दुर्लभ हो, भारत के लिए एक झटका है। इसका असर आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकता है। PSLV की खासियत यह है कि यह सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा, सूर्य समकालिक कक्षा और यहाँ तक कि भूस्थिर कक्षा में भी स्थापित कर सकता है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। PSLV ने इसरो द्वारा किए गए कुल लॉन्च मिशनों में 60% से अधिक का योगदान दिया है। इसकी विश्वसनीयता और लचीलेपन से इन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। इसरो सार्वजनिक पूर्वक जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो घटकों का प्रक्रियाओं पर पुनः प्रमाणीकरण करेगा। लॉन्च विफलताएं अंतरिक्ष खोज में एक अंतर्निहित जोखिम है, लेकिन इसरो के पास विफलताओं से उभरने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे वो PSLV से पहले लॉन्च वाहन हो या बाद में GSLV रॉकेट या GSAT-6A जैसे सैटेलाइट मिशन, इसरो के पास विफलता के बाद सफलता प्राप्त करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग में विफलता का विश्लेषण किया गया और चंद्रयान 3 के दौरान अत्यंत सटीकता के साथ सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की गई। इसरो ने बार बार ये साबित किया है कि वह असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ सकता है। इसरो का मानना है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील इसरो का एक भरोसेमंद रॉकेट है। इसने मंगल और चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजने में मदद की है। ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का आधार रहा है। इसकी सफलता की दर दुनिया के सबसे अच्छे रॉकेट से भी बेहतर है, इसलिए इसे इसरो का वर्कहॉर्स मानी मेहनती घोड़ा कहा जाता है। ये रॉकेट अक्सर यह कहावत गलत साबित करता है कि रॉकेट साइंस मुश्किल है और रॉकेट फेल हो जाते हैं। PSLV बहुत कम फेल होता है। इसके सॉलिड स्टेज में गड़बड़ी होना तो और भी दुर्लभ है। सॉलिड स्टेज PSLV का सबसे भरोसेमंद सिस्टम है। रविवार से पहले इसकी सफलता की दर 95.2% थी, अब यह 93.7% हो गई है। फिर भी यह शायद किसी भी अन्य रॉकेट से बेहतर है जिसने PSLV जितनी उड़ानें भरी है। कुल मिलाकर PSLV ने 63 मिशन किए हैं। इनमें से 3 ये सैटेलाइट को कक्षा में नहीं पहुंचा पाया। एक मिशन में 1997 में इसने सैटेलाइट को योजना से कम ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। अंतरिक्ष में जरा सी भी लापरवाही नहीं चलती, इसलिए रविवार की असफलता भले ही यह दुर्लभ हो, भारत के लिए एक झटका है। इसका असर आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकता है। PSLV की खासियत यह है कि यह सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा, सूर्य समकालिक कक्षा और यहाँ तक कि भूस्थिर कक्षा में भी स्थापित कर सकता है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। PSLV ने इसरो द्वारा किए गए कुल लॉन्च मिशनों में 60% से अधिक का योगदान दिया है। इसकी विश्वसनीयता और लचीलेपन से इन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। इसरो सार्वजनिक पूर्वक जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो घटकों का प्रक्रियाओं पर पुनः प्रमाणीकरण करेगा। लॉन्च विफलताएं अंतरिक्ष खोज में एक अंतर्निहित जोखिम है, लेकिन इसरो के पास विफलताओं से उभरने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे वो PSLV से पहले लॉन्च वाहन हो या बाद में GSLV रॉकेट या GSAT-6A जैसे सैटेलाइट मिशन, इसरो के पास विफलता के बाद सफलता प्राप्त करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।
चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग में विफलता का विश्लेषण किया गया और चंद्रयान 3 के दौरान अत्यंत सटीकता के साथ सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की गई। इसरो ने बार बार ये साबित किया है कि वह असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ सकता है। इसरो का मानना है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर में फेल हुई चीनी हथियार, दौड़े दौड़े चीन जा रहे पाकिस्तानी विदेश मंत्री, निशाने पर तालिबान हिंदुस्तान दोस्ती भी। ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियारों के फेल होने के बाद पाकिस्तान घबरा गया है। अब अचानक से पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन के दौरे पर जा रहे हैं। इशाक डार चीन में चीनी विदेश मंत्री वांग की से मुलाकात करेंगे। इस दौरे पर इशाक डार चीन को ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव और चीनी हथियारों के फेल होने के बारे में बताएंगे। साथ ही चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ नई रणनीति बनाने पर काम करेंगे। भारत के हमले के दौरान चीन हर तरह से पाकिस्तान की सपोर्ट पर रहा था, लेकिन इसके बाद भी मुनीर आर्मी भारतीय सेना के हमलों को रोकने में फेल साबित हुई थी। भारत ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा था कि वह पाकिस्तान के संप्रभुता की रक्षा करेगा। चीन ने 4 दिनों तक चले सीमित युद्ध के दौरान पाकिस्तान को राफेल और सुकोई की जोड़ी निपटने के लिए PL-15 मिसाइल की दी थी, जो J-10 सी फाइटर जेट इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान की सरकार ने हड़बड़ी में प्लान किए गए इस दौरे की जानकारी दी है। इस दौरे पर वांग यी और डार दोनों ही मिलकर भारत के साथ तनाव पर अपनी रणनीति बनाएंगे। भारत और पाकिस्तान में अभी सीज फायर है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ऐसे समय पर चीन पहुंच रहे हैं जब तालिबान के विदेश मंत्री भी बीजिंग पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती कराने में जुट गया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तालिबान ने खुलकर भारत का सपोर्ट किया था। इसके बाद पहली बार भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की थी। इसके बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रविवार को एक बयान जारी करके दावा किया था कि अफगानिस्तान और इजराइल के अलावा भारत का किसी देश से सपोर्ट नहीं किया। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और पाकिस्तान में तनाव अपने चरम पर है। ऐसे में चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान को तालिबान के मोर्चे पर राहत दिलाई जाए। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि उसके खिलाफ दूसरा मोर्चा खुल सकता है। वहीं चीन का अफगानिस्तान पर काफी ज्यादा प्रभाव है और वो करोड़ों डॉलर का निवेश कर रहा है। इसी प्रभाव का इस्तेमाल चीन अब तालिबान के खिलाफ करना चाहता है। चीन और पाकिस्तान के बीच मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी। चीन ने CPO के तहत करीब 60 अरब डॉलर का निवेश पाकिस्तान में किया है। चीन लगातार पाकिस्तान लोन दे रहा है और हथियार दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की थरूर मिसाइल के सामने टिक पाएंगे बिलावल भुट्टो, शहबाज के डेलीगेशन की पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खोली पोल, बताया अंजाम। पहलगाम आतंकी हमले में ऑपरेशन सिंदूर और सैन्य संघर्ष के बाद सीज फायर होने के बावजूद भारत पाकिस्तान में तनाव जारी। भारत सरकार ने सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने का फैसला लिया है, जो पाकिस्तान में आतंक को पनाह मिलने की जानकारी दुनिया को दे। भारत की ओर से इसके लिए सबसे अहम नाम कांग्रेस सांसद शशि थरूर का है। भारत के बाद पाकिस्तान ने भी इसी तरह का डेलीगेशन बनाया है, जो दुनिया में यह कहेगा कि गड़बड़ दरअसल दिल्ली की ओर से हो रही है। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने दुनिया में बिलावल क्या थरूर जैसा प्रभाव डाल पाएंगे, इस पर पाकिस्तानियों ने ही सवाल उठा दिए हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन मोहित पिरजादा ने कहा है कि बिलावल का थरूर जैसे दिग्गज के सामने टिक पाना आसान नहीं लगता। पिरंदाजा ने अपने YouTube वीडियो में कहा, शशि थरूर विदेश नीति के मामले में एक दिग्गज शख्सियत है। दिग्गज कई दफा से सांसद है और कांग्रेस की सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं। वह लगातार विदेश मंत्रालय की किसी न किसी कमेटी से जुड़े रहे। थरूर UN में लंबे समय का काम कर चुके हैं और कई अहम पदों पर रहे हैं। पिरंदाजा का कहना है कि 70 साल की थरूर की दुनिया भर के विदेश नीति एक्सपर्ट से संबंध रहे। वह निजी तौर पर भी दुनिया की बड़ी हस्तियों को जानते हैं और सरकारों में बैठे लोगों से संबंध रखते हैं। थरूर ने कई किताबों भी लिखी है और शानदार वक्ता है, जो उनकी पहुंच को बढ़ाता है। दूसरी ओर पाकिस्तान के बिलावल की उम्र अभी 40 साल के भी नहीं है, यानी वह अनुभव में थरूर के सामने नहीं टिकते। तीरंदाजा आगे कहते हैं, बिलावल विदेश से पढ़े हैं और शानदार अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी कोई खूबी नहीं है। शशि थरूर अपनी मेहनत से शीर्ष पर पहुंचे इंसान है, जबकि बिलावल चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए। वो अगर बेनजीर भुट्टो के बेटे और जुल्फिकार भुट्टो के नवासे ना होते तो शायद कोई जिले का
चुनाव भी ना जीत पाते। हालांकि बिलावल भी विदेश मंत्री रह चुके हैं, लेकिन थरूर के सामने वह कमजोर है। भारत सरकार ने सांसदों के डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजने का फैसला लिया है। इसके पीछे भारत का मकसद दुनिया के सामने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करना है। पहलगाम जैसी घटनाओं के जरिए दुनिया को बताया जाएगा कि कैसे सीमा पार से भारत में हमले हो रहे। ये डेलीगेशन भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के सबूत और रूप पेश करेंगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहे MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।